नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा में ध्वनियों की उच्चारण, शुद्धता एवं संयुक्त अक्षर को। आप लोग इस क्लास को ध्यान से करिएगा, जिसमें हम बहुत ही बारीकी से उच्चारण, शुद्धता और संयुक्त अक्षर को पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पिछली क्लास में हमने, जैसा कि आपको दिखा देते हैं एक बार, हमने भाषिक ध्वनियों को पढ़ा था, जिसमें वर्णमाला हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, मुख के किस स्थान से किया जाता है, उसको स्पष्ट तरीके से हमने पढ़ा था। तो जो लोग भी क्लास नहीं किए होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर एक बार पिछली क्लास को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की शुरुआत हम करते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं कि जो पिछली क्लास में कुछ पढ़े थे उसके मूल्यांकन के बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जिसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वर से बना शब्द है और कौन सा व्यंजन से बना शब्द है। अब है यहाँ पे हम देखेंगे कुछ उदाहरण हैं, उसके माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सा शब्द स्वर से बना है, कौन सा व्यंजन से बना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वर क्या होता है। स्वर वे शब्द होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी और शब्दों की या किसी और वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। वे शब्द जो है स्वर शब्द कहलाते हैं। व्यंजन क्या कहलाते हैं? व्यंजन वे शब्द होते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। आइए हम देख लेते हैं कौन से ऐसे शब्द हैं जो स्वर से बने हैं। जैसे इमली, यहाँ इमली आप देख रहे हैं, इमली जो है स्वर शब्द से बना हुआ है। खाना यहाँ देख रहे हैं, खाना व्यंजन शब्द से बना है, औरत स्वर शब्द से यहाँ पे बना है, और पानी जो है व्यंजन शब्द से बना है। राखी भी व्यंजन शब्द से बना है। अंडा आप देख रहे हैं स्वर शब्द से बना है, और गांव जो है, गांव और ढोलक जो है आपका व्यंजन से बना शब्द है। ठीक है, तो चलिए अगला हम देख लेते हैं, जिसमें दिया है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं। आप देखेंगे कि विकल्प आपका दिया है क व्यंजन, ख स्वर, ग अनुस्वार और घ विसर्ग। तो जैसा कि अभी हमने ही जाना है कि व्यंजन जो होते हैं वो जिन ध्वनियों के उच्चारण से स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्वर क्या है? स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और आपका ग दिया है अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार वे होते हैं जो अनुनासिक होते हैं। आप ध्यान देंगे, जो अनुनासिक होती हैं जिनका उच्चारण करते समय नासिका का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग ध्वनियाँ या विसर्ग वर्ड क्या होते हैं? विसर्ग वर्ड वे होते हैं जो, आप ध्यान देंगे कि जैसे अंक क्या है आपका? अनुस्वार है, अह जो है विसर्ग है। जब इस प्रकार से होता है तो वे विसर्ग ध्वनियां होती हैं। अगला देखते हैं कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं या स्वरों का उच्चारण करते हैं, जब उसके उच्चारण करते हैं उसमें कम समय लगता है तो वह क्या होता है? दीर्घ स्वर। आप ध्यान देंगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है, तथा जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आप ध्यान देंगे, जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसको दीर्घ कहते हैं, और जिसको कम लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जिसमें होता है अ, ई, उ जो है आपका ह्रस्व स्वर है। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है और जिन्हें अधिक लगता है समय, उसे दीर्घ कहते हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है कि छ, त्र और ज्ञ हिंदी भाषा की कौन सी ध्वनियां हैं। आप ध्यान देंगे कि हिंदी भाषा की यह संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो आप ध्यान देंगे 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जिसमें आप देख रहे हैं छ है, त्र है, ज्ञ है और स है। आप ध्यान देंगे स जो है संयुक्त व्यंजन है। आप ध्यान देंगे किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं, तो हम बता देते हैं। जैसे कि छ आपका यहाँ हुआ है, छ जो बना है वह क, और आप ध्यान देंगे छ आपका जो मूर्धन्य स, जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है,
उससे आपका मिलकर छ बना हुआ है। त्र जो है आपका किससे मिलके बना है, यहाँ हम देख लेते हैं, तो वो वी बना है, त और र से मिलकर बना है। ध्यान देंगे यहाँ स जो है स वो किससे मिलकर बना है, आप ध्यान देंगे तालव्य श और र से मिलकर बना है। फिर एक और देख लेते हैं जो 4 संयुक्त व्यंजन है, उसमें ज्ञ आपका आता है जो ज प्लस इ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये रहा। फिर चलिए आगे हम देख लेते हैं कि ध्वनि संबंधी सभी बातों को साझा करने के बाद प्रशिक्षक उच्चारण शुद्धता पर काम करें। उच्चारण शुद्धता को पढ़ते हैं, आप लोग इस चीज़ों को ध्यान से देखिए। किसी भी भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है। आप ध्यान देंगे जब किसी से बातचीत करते हैं या कोई भाषा होता है तो उसमें उच्चारण का विशेष महत्व होता है। ठीक है, भाषा को के शब्दों का सही उच्चारण उस भाषा के परिनिष्ठित रूप को व्यक्त करता है। जहाँ तक हिंदी भाषा का प्रश्न है तो इस संबंध में ध्यातव्य है कि हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। ध्वन्यात्मक भाषा का मतलब यहाँ है कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, इसलिए हिंदी को ध्वन्यात्मक भाषा कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अर्थात अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव सीधे वर्तनी पर पड़ता है। कैसे, दूसरे उच्चारण में अंतर आने पर शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे हम देख लेते हैं कि जब कभी भी हम किसी शब्दों का या वर्णों का उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं कर पाते हैं या स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते हैं तो उन शब्दों या वर्णों का अर्थ बदल जाता है। कैसे, उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं और पक्का जिसे हम पका, बही वही, जैसे अभी हमने कहा कि बही, उसका हमने शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाया, बही को वही बोला। तो जो आप जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं शिक्षक के रूप में, तो जब आप वही बोले, आप स्पष्ट रूप या शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाए तो बच्चा के कैसे लिखेगा, वही को वही लिख सकता है। उस प्रकार से कुल कूल, सर शर। आप ध्यान देंगे कि यहाँ सर में यहाँ देखेंगे तालव्य श है और दंत स है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने भाषिक ध्वनियों को पढ़ा था, जिसमें वर्णमाला को पढ़ा था, तो स्पष्ट किया था कि आपका जो यहाँ आप ध्यान देंगे जिसे आप बड़ा सा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में जब लिखते हैं तो यस एच लिखते हैं। ठीक है, तो यह आपका तालव्य स है। आप ध्यान देंगे कि तालव्य स है। इन चीज़ों को फिर से एक बार स्पष्ट कर लीजिए। और आपका जो यहाँ पे इस तरीके का स लिखते हैं, जो सड़क जैसे लिखते हैं, इस प्रकार से अंग्रेजी में यस लिखते हैं, तो ये स जो है आपका दंत स है। कौन सा स है, दंत स है। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे जब मुख से उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो दंत को स्पर्श करती है। ठीक है, एक आपका और श होता है जो मूर्धन्य श है। क्या है, मूर्धन्य श इस प्रकार से है, जब इसका उच्चारण हम मुख से करते हैं तो हमारी जीभ जो होती है वह मूर्धा को टच करती है। किसको, मूर्धा को स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तीनों स्व में जो आपका अंतर है, इस चीज़ों को आप बारीकी से समझ जाएंगे, तभी इस चीज़ों को स्पष्ट कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिए एक और उदाहरण है जैसे बाद वाद। ठीक है, इसके साथ ही उच्चारण में अभिव्यक्ति की सशक्त क्षमता होती है। किसी भी बात को कहने के तरीके मात्र से उसमें निहित भाव हद तक व्यक्त हो जाता है। जैसे आप ध्यान देंगे, आप वाक्य दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम शब्दों को एक तरीके से कह सकते हैं। पहला दिया हुआ है कि कल तुम्हें परीक्षा देनी है। दूसरा दिया है, क्या दूसरा दिया है, कल तुम्हें परीक्षा देनी है। आप ध्यान देंगे पहला जो आपका है वह आदेशात्मक है। पहला आदेशात्मक किस प्रकार है, जब किसी को इस तरीके से आप कहेंगे कल तुझे परीक्षा देनी है, ठीक है, तो आपके कहने का जो भाव होता है उससे पता चल जाता है कि आप आदेश दे रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं। तो पहला कह रहा है कि क्या होता है, इस भाव से पता चलता है कि यह पहला वाक्य जो है आदेशात्मक है और दूसरा वाक्य जो है प्रश्न सूचक है। यानी
उससे पूछा जा रहा है कि कल तुम्हें परीक्षा देनी है। इस प्रकार से आपके भाव से पता चल जाती है। ठीक है, यही उच्चारण शुद्धता है। आगे हम देख लेते हैं कि संभवतः इसलिए भारतीय मनीषियों, आप ध्यान देंगे मनीषियों जो विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि भाषा में उच्चारण शुद्धता का गहरा विचार किया गया। किस प्रकार किया गया है, आप ध्यान देंगे उनके अनुसार। आप ध्यान देंगे कि किस प्रकार संकित होकर, डरकर, जोर से चिल्लाकर, अस्पष्टता पूर्वक, नाक से नकियाकर, मुंह में ध्वनि या शब्दों को काटते हुए। सातवां दिया है गाते हुए स्वर में, दीनता के साथ, अधिक रुक रुक कर उच्चारण नहीं करना चाहिए। इन बातों को आप ध्यान देंगे। ठीक है, आप एक प्रशिक्षु होने के नाते इन सभी बातों को जो आपको दिया हुआ है 9 बातें, इनको ध्यान देना चाहिए कि इन जो है कि इस तरीके से आप उच्चारण, शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि उच्चारण शिक्षण के सुझाव कुछ दिए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि प्रशिक्षक उच्चारण को शुद्ध करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाएं। पहला दिया हुआ है प्रतिभागियों के समक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब कभी भी किसी व्यक्ति हो, कोई प्रतिभागी हो, या आप क्लास में हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उस समय आप उच्चारण जो कर रहे हैं वर्डों का, ध्वनियों का, उसको शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, इसमें दिया है कि उसमें उन्हें शुद्ध उच्चारित भाषा सुनने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, आप वर्डों को बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि बार बार पढ़ने से आपकी जो क्या कह सकते हैं कि शुद्ध उच्चारण क्षमता जो होती है वह स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, और दूसरों को बता सकते हैं कि किस प्रकार से दो ध्वनियों के बीच में अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं उच्चारण, शुद्ध उच्चारण के माध्यम से। आगे देख लेते हैं कि प्रतिभागी यदि किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो तो उस समय शब्द का खंड खंड उच्चारण अभ्यास कराया जाए। आप ध्यान दीजिए कि जब कभी भी, जैसे आप ध्यान देंगे कि यहाँ आपका दिया है कोई भी ले लीजिए इस तरीके का, सौरभ करके ले लीजिए या श्याम ले लीजिए, जिस प्रकार दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति हो चाहे प्रतिभागी हो, जब शुद्ध उच्चारण करने में असमर्थ हो रहा है तो उन शब्दों को खंड खंड कर दीजिए। जैसे यहाँ दिया है श्याम दिया है, तो आप इस प्रकार से को कर सकते हैं, फिर यह कर सकते हैं, फिर आ कर सकते हैं। जब शब्दों को खंड खंड करके उसको उच्चारण करेंगे तो हम शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं। तीसरा दिया है इसमें री, आप देख लीजिए श दिया हुआ है, कौन सा सा, तालव्य श दिया है, फिर मूर्धन्य श दिया है, फिर ज्ञ दिया है, जिसमें दिया है कि वर्णों से बने शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। आप ध्यान दीजिए कि जो संयुक्त अक्षर हैं या कह सकते हैं जो स हैं, उनमें उसका ज़्यादातर अभ्यास कराया जाए ताकि उनके उच्चारण में जो अंतर है उसको स्पष्ट कराया जाए और शुद्ध उच्चारण कराया जाए। चौथा दिया है कि ध्वनियों के उच्चारण स्थान में से परिचित कराकर उसी के अनुसार उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ते समय, बोलते समय बीच में टोकने की बजाय बोलना, पढ़ना समाप्त होने के बाद अशुद्ध शब्द के उच्चारण का संशोधन करना चाहिए। इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं आदर्श उच्चारण के उदाहरण टेप रिकॉर्डर की सहायता से प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। सातवां इसमें दिया है अंग और ड के उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। कैसे कराया जाए, जैसे आप ध्यान देंगे जो अंग आपका दिया है यह कौन सा वर्ड है या कह सकते हैं ध्वनि है, तो नासिका है। क्या है, नासिका। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो कहाँ से होता है, हमारी जो मुख हवा निकलती है वह नासिका से उच्चारण किया जाता है। आप ध्यान देंगे जो यहाँ पे ड़ दिया है, ड़, यहाँ आप ध्यान देंगे इसका उच्चारण जब हम मुख से करते हैं तो मूर्धा से होता है। किससे होता है,
मूर्धा से उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रकार हम उच्चारण को स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे इसका शुद्ध उच्चारण किया जाए। आठवां देख लेते हैं, जिसमें दिया है कि संयुक्त अक्षरों के उच्चारण पर ध्यान दिया जाए। जैसे आप ध्यान देंगे, क्षमा दिया हुआ, क्या दिया है, क्षमा, जिसमें क्षमा का जैसे कि हमने अभी बताया जो आपका छ दिया हुआ है वह क और श, आप ध्यान देंगे ये जो श है मूर्धन्य श से मिलकर बना हुआ है। तो इसी प्रकार से क्षमा को जब हम खंड खंड विभाजित करेंगे तो क्या बनेगा, क प्लस श, आप ध्यान देंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा अ, फिर म, फिर उसके बाद आपका आ हो जाएगा। तो ये क्या मिलकर बन गया, इससे हो गया आपका क्षमा। ठीक है, इस प्रकार एक एक वर्णों का आप शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं ज्ञान। ज्ञान जो है जैसे कि आप अभी हमने पढ़ा कि ज्ञ जो है वह ज और इ से मिलकर बना है, जिसमें इ आपका नासिक के व्यंजन है। क्या है, नासिका का प्रयोग किया जाता है, तो यह अनुस्वार है। ऐसे नासिक के व्यंजन या अनुस्वार भी कहते हैं, आप ध्यान देंगे अनुस्वार भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं जिसमें नौवां दिया है। नौवां में हम देख लेते हैं, नौवां में क्या दिया है, अ का उच्चारण स्थानीय बोलियों से प्रभावित होने के कारण। आप ध्यान देंगे कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं, आप ध्यान देंगे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका उच्चारण स्थानीय बोलियों के आधार पे या स्थानीय बोलियों से प्रभावित होने के कारण अ, ई, उ जैसे उच्चारण में हो जाता है। कैसे, ये जो होता है उच्चारण वह गलत उच्चारण होता है। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, पैसा। पैसा का क्या होता है, जब स्थानीय बोलियों से प्रभावित हो जाता है तो हम उच्चारण उसका करते हैं तो क्या होता है, पैसा। ठीक है, और दूसरा क्या है, कौवा, तो इसका स्थानीय बोलियों से जब प्रभावित हो जाता है तो किस प्रकार उच्चारण करते हैं, कौवा। ठीक है, तो यह क्या है, यह जो स्थानीय बोलियों से प्रभावित होने के बाद अ का अ, ई और उ हो जाता है तो यह उच्चारण गलत है। ठीक है, क्या है, यह उच्चारण गलत है। तो इस प्रकार से हमें उच्चारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं दसवां। दसवां में क्या दिया है, दसवां में दिया है कि नासिक व्यंजन जैसे अंग, इय, ड़, म, न, आप ध्यान देंगे ये नासिक व्यंजन है जिसे अनुस्वार भी कहते हैं, का उच्चारण अलग अलग है लेकिन सबका उच्चारण नाक के सहारे होता है। इसका अभ्यास कराएं। ठीक है, क्या इसमें दिया है कि जो अंग है इय, ड़, म, न, इसका उच्चारण अलग अलग होता है लेकिन सबका उच्चारण नाक के सहारे होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान देंगे। इस प्रकार बच्चे सरल और रोचक ढंग से न केवल भाषिक ध्वनियों को समझते हैं, उसे समझते हुए सुनने और बोलने में समर्थ होंगे, बल्कि संकोच बच्चों का भय भी दूर हो सकता है और वे मुक्त कंठ से कक्षा में सहभागिता निभाएंगे, बल्कि अध्यापक की बातों को सुनने और समझने में भी उत्साह दिखाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम वर्डों का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया, हमारे द्वारा बताया गया हिंदी भाषा में उच्चारण, शुद्धता और संयुक्त अक्षरों को बहुत ही बारीकी से पढ़ा और समझा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले पाठ को लेकर, उसमें भी हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।